प्लूटोनिया के छोटे शहर के एक कमरे में, जहां रोशनी बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। इन लोगों में राजदान रायजादा, दीपराज रायजादा और कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। सभी के चेहरों पर इस वक्त एक अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी। इतने में दीपराज ने अपने पिता राजदान की तरफ देखकर कहा, पिताजी, हम लोगों ने वो सभी धंधे फिर से शुरू कर दिए हैं जो हम लोगों को पहले बंद करने पड़े थे। बहुत जल्द वो सभी धंधे तेजी पकड़ लेंगे और हमारा परिवार फिर से अमीर हो जाएगा। इस दौरान राजदान ने अपना सिर हिलाया और कुछ पलों बाद अचानक से अपनी नजरें दीपराज की तरफ करते हुए कहा, पहले तो मुझे लगा था कि जब हम लोगों ने सिंघान परिवार और बोथरा परिवार को हरा दिया तो उसके बाद हमारा रायजादा परिवार खुशहाली में जिएगा, लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों ने ना जाने कैसे खुनाक दल जैसे ताकतवर दल को नाराज कर दिया। इस पर दीपराज एक पल के लिए खामोश रहे, जिसके बाद उन्होंने हल्की मजबूरी के साथ कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं शायद ध्रुव को अच्छे से सिखा नहीं पाया, उसने जल्दबाजी में सब बिगाड़ दिया। उन्हें समझ आ रहा था कि पिछले कुछ वक्त से राजदान काफी परेशान चल रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रायजादा परिवार हमेशा से सिंघान परिवार और बोथरा परिवार से मुकाबला करता आया था, लेकिन अब उसके खिलाफ खुनाक दल जैसा ताकतवर दल हो गया था, जो ताकत के मामले में बोथरा परिवार और सिंघान परिवार से बहुत आगे था। वहीं अपने बेटे को अपने पोते ध्रुव की हरकत के लिए अफसोस करते देख राजदान ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, इसमें ध्रुव की गलती नहीं है दीपराज। उसके सामने जो आदमी था, उसके लालच और गुरूर को तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अगर हम उस आदमी को जिंदा रहने दें तो भी वो हमारे परिवार के लिए खतरा ही रहेगा। अगर हमें किसी को दोष देना ही है तो हमें उस पराश सिंघान को दोष देना चाहिए। उस बूढ़े बेवकूफ ने ही इन गिद्धों को जादुई पत्थर की खदान के बारे में पता चलने दिया। इतने में दीपराज के पास बैठे राजदान के बड़े बेटे वनराज ने फिक्र के साथ पूछा, पिताजी, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? मैंने बहुत से आदमी भेज दिए हैं खुनाक दल के पास, उनकी हरकतों का पता लगाने के लिए। फिलहाल वो लोग कोई भी कदम इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो हमारे रायजादा परिवार की ताकत के बारे में पता लगा रहे हैं। एक बार उन्हें हमारी ताकत के बारे में पता चल जाए तब तो वो जरूर हम पर हमला कर देंगे। इस दौरान राजदान ने भी खुनाक दल के बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया था, लेकिन उन्हें उस खतरनाक दल के बारे में जितना पता चलता जा रहा था, उनकी परेशानी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इस परेशानी के साथ ही उन्होंने कहा, खुनाक दल के लीडर का नाम है नारपा और वो फिलहाल महारथी शक्ति समर्थ रैंक पर है। उसके साथ उसका एक और साथी है जो हाल ही में शक्ति समर्थ रैंक पर पहुंचा है। मुझे भी ये पता चला है कि उनके पास 10 गगनशाली योद्धा मौजूद हैं। इस मायने में हमारा रायजादा परिवार उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। जब वहां बैठे लोगों ने राजदान के मुंह से महारथी शक्ति समर्थ रैंक का जिक्र सुना तो उनके चेहरों पर परेशानी नजर आने लगी। दीपराज भी काफी परेशान दिखने लगे थे। भले ही राजदान की शक्तियां भी शुरुआती शक्ति समर्थ रैंक पर थीं, लेकिन शुरुआती और महारथी शक्ति समर्थ के बीच बहुत बड़ा फासला था, इसलिए खुद राजदान भी नारबा को टक्कर नहीं दे सकते थे। इसके अलावा खुनाक दल के पास एक और शक्ति समर्थ था। कुल मिलाकर उनकी शक्ति के बारे में सोचकर हर कोई खामोश हो गया। इस परेशानी के चलते राजदान ने हल्के फिक्र और घबराहट के साथ कहा, दीपराज, चुपके से हमारे परिवार की नई पीढ़ी के लोगों को यहाँ से दूर भेज दो। अगर गलती से भी कोई गड़बड़ होती है तो कम से कम हमारा खून तो सही सलामत बचेगा। जादुई पत्थर की खदान हमारे लिए एक बेशकीमती खजाना है। एक बार खुनाक दल को उसके बारे में पता चल गया, फिर तो वो साम दाम दंड भेद अपनाकर भी उसे हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। और अब तो उनके पास हम पर हमला करने का इतना अच्छा बहाना भी है, इसलिए कुछ ही वक्त में वो जरूर हम पर हमला करने वाले हैं। दीपराज, खुनाक दल अगर हम पर हमला करता है तो तुम्हें किसी भी कीमत पर ध्रुव को बचाना होगा। वो फिलहाल काफी कमजोर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। हमारे परिवार के लिए ध्रुव बहुत जरूरी है। अपने पिता के चेहरे की घबराहट को देखकर दीपराज मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए हामी भरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। वो समझ रहा था कि परिवार का मुखिया बनने की जिम्मेदारी कितनी भारी थी। जब वो सभी बातें करने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए, उस वक्त रायजादा परिवार की हवेली के एक कमरे के अंदर एक लड़के ने बिस्तर पर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से उसके लिए आसपास हो रही बातों को सुनना, वो भी बिना पकड़े गए, थोड़ा आसान था। ये लड़का रायजादा परिवार का चिराग ध्रुव रायजादा था, जिसकी बात
राजदान कर रहे थे। ध्रुव के पास शक्तियों के अलावा एक और खास ताकत भी मौजूद थी, जिसका नाम अंदरूनी शक्ति था। वो जानता था कि अगर अपनी मौजूदा शक्तियों के साथ वो अपनी अंदरूनी शक्तियां भी इस्तेमाल कर ले तो वो किसी शुरुआती शक्ति समर्थ से लड़ने के काबिल था। लेकिन अगर उसका सामना किसी महारथी शक्ति समर्थ से हुआ फिर तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। इस बारे में सोचकर ध्रुव ने हल्की मजबूरी के साथ कहा, मुझे लगता है कि खुनाक दल जैसा दल हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करने में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का वक्त लगाएगा। उसके बाद तो वो जरूर जादुई पत्थर की खदान को छीनने के लिए हम पर हमला कर देंगे। ये तो वाकई बहुत बड़ी मुश्किल है। ध्रुव समझ रहा था कि महज 15 दिन में वो क्या ही हासिल कर पाता। ज्यादा से ज्यादा वो शक्ति समर्थ रैंक में एक कदम और आगे बढ़ जाता, लेकिन इसके बावजूद वो नारबा जैसे महारथी शक्ति समर्थ का मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर पाता। ये सोचकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और वो समझने लगा कि भले ही वो इतने कम वक्त में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाला था। वो अपने परिवार के मान और उसके शान को खत्म होते नहीं देख सकता था। इसी के साथ ध्रुव ने अपना हाथ खोला, जिसमें एक काले रंग का पत्थर नजर आ रहा था। उस पत्थर को देखकर ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर दी। फिर वो अंदरूनी शक्तियों की मदद से उस पत्थर के अंदर चला गया, जहां अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। उस काले पत्थर के अंदर ध्रुव को एक चमकती परछाई नजर आ रही थी, जो असल में उसकी मुकाबला तकनीक थी। फिलहाल ध्रुव अपनी मुकाबला तकनीक के चारों पड़ाव पूरे कर चुका था और जैसा कि उसका मानना था उस हिसाब से वो 5वें पड़ाव पर भी जल्द पहुंच जाता। उस पत्थर के अंदर की वो शांति बहुत देर के लिए बरकरार रही। ये पत्थर दरअसल ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों को ट्रेन करने की जगह थी और वो एक ऐसा तिलिस्मी पत्थर था जो ध्रुव को अनजाने में हासिल हुआ था। लेकिन जब ध्रुव ने हर दिन की तरह आज अपनी अंदरूनी शक्तियों को उस अंधेरे में घुमाना शुरू किया तो उसे एक अजीब एहसास महसूस होने लगा। यह एहसास उसे आज तक महसूस नहीं हुआ था, जिस वजह से वो थोड़ा हैरान रह गया। इस बारे में सोचते हुए वो कहने लगा, आज इस जगह पर अंदरूनी शक्तियों की हलचल इतनी क्यों लग रही है? लेकिन इस हैरानी के बावजूद ध्रुव रुका नहीं, बल्कि लगातार अंदरूनी शक्तियों के इस्तेमाल से उस जगह को देखता रहा। इसी तरह उस जगह को देखना कुछ देर के लिए जारी रहा, जिसके बाद ध्रुव के चेहरे की थकान साफ नजर आने लगी। लेकिन अफसोस कि उसे कुछ भी काम की चीज नहीं मिली थी। इस बारे में सोचकर उसने कहा, मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इस काले पत्थर के अंदर कौन ही आ सकता है? इसी के साथ ध्रुव अपनी अंदरूनी शक्तियों को वापस खींचने लगा, लेकिन तभी उसे एक बहुत धीमी आवाज सुनाई पड़ी। कौन है वहां? पत्थर के अंधेरे में ये आवाज सुनते ही अचानक ध्रुव की आंखें बड़ी हो गईं और वो अंधेरे में एक जगह पर गौर से देखने लगा। जैसे ही उसे वो अनजान आवाज सुनाई पड़ी तो ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए और वो समझ गया कि उस पत्थर के अंधेरे में सिर्फ वही इकलौता नहीं था। जैसे जैसे वो उस तिलिस्मी पत्थर का इस्तेमाल करता जाता उसे लगता जाता जैसे उस पत्थर के अंदर एक अलग ही दुनिया थी, जिसे वो खुद देख नहीं पा रहा था। और दिन ब दिन पत्थर की वो दुनिया बड़ी होती जाती, जिससे ध्रुव को उस पत्थर को लेकर थोड़ा शक भी हो गया था। ध्रुव ने तुरंत अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्हें एक हथियार में बदलते हुए वो अंधेरे की उस जगह पर भेजने लगा। अंदरूनी शक्तियों से हथियार बनाना प्लूटोनिया में मामूली खुफिया तकनीक मानी जाती थी, जो ध्रुव ने हाल ही में सीखी थी। तभी ध्रुव ने वो हथियार तैयार कर घबराहट भरी आवाज में कहा, अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। इसी के साथ वो हथियार आगे बढ़ने लगा और उस अनजान शक्ति को डराने की कोशिश करने लगा। लेकिन ध्रुव की बातों का तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने तुरंत अपने हथियार से उस जगह पर हमला करने की कोशिश शुरू कर दी। मगर जैसे ही वो हमला उस तरफ आने वाला था तभी अचानक उसे आवाज आई, रुक जाओ, हमला मत करो। इसके साथ ही अंधेरे से भरी उस जगह पर धीरे धीरे एक रोशनी चमकती हुई नजर आने लगी। उस रोशनी के तैयार होने पर ध्रुव ने अपनी अंदरूनी शक्तियां इकट्ठा कर ली, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो आखिर क्या चीज थी। कुछ पलों बाद वो चमकती रोशनी एक दुबले लंबे लड़के में बदल गई, जो काले कपड़े पहने हुए था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मार्कस का ध्रुव शौर्य था। ध्रुव शौर्य को वहां आते देख दूसरे ध्रुव ने हड़बड़ा कर पीछे हटना शुरू कर दिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? धीरे धीरे ध्रुव शौर्य की चमक पूरी तरह गायब हुई, लेकिन उसका शरीर थोड़ा धुंधला नजर आ रहा था। जाहिर सी बात थी कि वो प्लूटोनिया अपनी आत्मा के रूप में ही आया था, क्योंकि उसके पास शरीर तैयार करने का वक्त नहीं था। काले कपड़ों वाले ध्रुव को देखकर ध्रुव रायजादा की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थीं और वो मजबूरी में खामोश हो गया। इतने में ध्रुव शौर्य एक कदम आगे आया, जिसे देखते ही ध्रुव रायजादा ने और पीछे हटते हुए कहा, आगे मत बढ़ना, देखो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुनकर ध्रुव शौर्य के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने इसी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमला करने वाला 2 बार सोचता नहीं है, सीधा हमला कर देता है। वैसे मेरा नाम ध्रुव शौर्य है और मैं मार्कस नाम के प्लेनेट से आया हूँ। शायद
तुम्हारा नाम भी ध्रुव है, मैंने ठीक कहा ना? इस पर ध्रुव रायजादा के चेहरे की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई और उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, मार्कस से आया ध्रुव शौर्य? ये मार्कस क्या बला है? और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? जाहिर सी बात थी कि ध्रुव शौर्य को देखकर वो दूसरा ध्रुव हक्का बक्का रह गया था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसे जो तिलस्मी पत्थर हासिल हुआ था उसके अंदर कोई इंसान मौजूद हो सकता था, जो असल में इस दुनिया का था भी नहीं। इस पर ध्रुव ने आ भरते हुए उस दूसरे ध्रुव को बताया, मार्कस तुम्हारे प्लूटोनिया जैसा ही एक प्लेनेट है ध्रुव, और मुझे यहाँ मजबूरी में आना पड़ा। तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन एक बेहद खतरनाक शैतान जिसका नाम जायरन है पूरी दुनिया खत्म करना चाहता है, और इस दुनिया को खत्म होने से बचाने के लिए 3 प्लैनेट्स के सबसे ताकतवर और काबिल लोगों को एक साथ आना होगा, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। सिर्फ त्रिदेव ही उस शैतान जायरन को दुनिया तबाह होने से रोक सकते हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर ध्रुव रायजादा को कुछ समझ ही नहीं आया और उसने एक पल की खामोशी के बाद हंसते हुए कहा, दुनिया खत्म करने वाला है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इतना ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता कि पूरा ब्रह्मांड खत्म कर ले। इस पर ध्रुव शौर्य ने आ भरते हुए उससे कहा, ध्रुव, अक्सर लोगों से गलती यही हो जाती है कि वो सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी समझ बहुत छोटी है और ये ब्रह्मांड काफी बड़ा। इसलिए मेरी बात पर यकीन करो, मैं अपना परिवार, घर, दोस्त, गुरु सब छोड़कर यहाँ आया हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने परिवार को खत्म होते नहीं देखना चाहता तो मुझे ये काम करना ही था। उसकी बातों से ध्रुव रायजादा को भी थोड़े जज्बात महसूस होने लगे और उसने कहा, क्या परिवार खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं भी अपने परिवार को खत्म होते नहीं देख सकता हूं। तो क्या इसका मतलब सच में हमारा ब्रह्मांड खतरे में है? ध्रुव के सवाल पर ध्रुव शौर्य उसे पूरी कहानी बताता है कि जायरन कौन है और कैसे एक शैतान ने तीनों प्लैनेट्स के रखवालों को मरने पर मजबूर कर दिया। वो उसे ये भी बताता है कि अगर वक्त पर तीनों प्लैनेट्स के देव तैयार नहीं हुए तो जायरन दोबारा जाग जाएगा और तब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिर में ध्रुव देखने लगा कि कैसे ध्रुव रायजादा के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी और अब उसे ध्रुव की बातों पर यकीन होने लगा था। तभी ध्रुव ने आ भरते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये बात भारी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम ताकतवर बन सकते हो ध्रुव। अब हमें इस दुनिया को मिटने से बचाना है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तुम्हें छोटू बुलाऊंगा, क्योंकि बार बार ध्रुव कहना ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से ही बातें कर रहा हूं। मैं इस पत्थर में ही रहूंगा और तुम जब चाहो यहाँ आकर मुझसे बात कर सकते हो। मैं ताकतवर बनने में तुम्हारी मदद करूंगा छोटू, लेकिन असली मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। इस दौरान छोटू खामोश रहा और उसने एक पल बाद कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें, मेरा मतलब, आपको मुझे जो बुलाना है बुलाइए, मैं तो आपको भैया पुकारूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो कुछ कहा वो सब कुछ सच हो, क्योंकि आपकी आंखें तो मुझे सच्ची लग रही हैं। वैसे एक बात बताइए, क्या आप इस पत्थर से बाहर आ सकते हैं? ये सुनकर ध्रुव ने छोटू से कहा, सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। ये दुनिया ही बिल्कुल अलग है, इसलिए तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे इस दुनिया के बारे में भी पता चलता रहेगा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं फिलहाल सिर्फ एक आत्मा हूं और मार्कस और प्लूटोनिया में बहुत फर्क है, इसलिए मेरी शक्तियां जिस तरह वहां पर थी यहां पर तो बिल्कुल नहीं होंगी। ये कहते वक्त ध्रुव के चेहरे पर हल्की मायूसी नजर आ रही थी, क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से मार्कस में सबसे ताकतवर बनने का सफर तय किया था, लेकिन उसे इस बात का अफसोस था कि वो ताकत इस दुनिया में किसी काम की नहीं थी। वहीं ध्रुव के आत्मा होने का जिक्र सुनकर छोटू एक पल के लिए सहम सा गया। उसने पहले भी आत्माओं के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब वो किसी आत्मा को अपने सामने देख रहा था। इसके बावजूद उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जो आप अपनी दुनिया, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए और मेरी मदद करने के लिए राजी हो गए। इस पर ध्रुव ने छोटू को साफ जवाब देते हुए कहा, देख छोटू, मैं इस दुनिया को बचाकर कहीं ना कहीं अपनों को बचाना चाहता हूँ, और तेरा मकसद भी यही होना चाहिए। फिलहाल तो मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ और इस दुनिया में मुझे ताकतवर होने में कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस दौरान मैं अपनी समझ और तजुर्बे से तेरी पूरी मदद करूंगा और तुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनाकर रहूंगा। वहीं ध्रुव की बात सुनते ही छोटू एक पल के लिए सोच में पड़ गया। कुछ पलों तक सोचने के बाद उसने ध्रुव से पूछा, वैसे भैया, क्या मैं बाकियों को आपके बारे में बता सकता हूं? तो कैसा होगा ध्रुव का आगे का सफर, अब जो कि वो अपनी दुनिया छोड़कर आ गया है एक नई दुनिया में, और क्या वो ताकतवर बना पाएगा छोटू को? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।